देवगढ़ शहर हिमालय की वादियों के बीच बसा पश्चिम बंगाल का एक पहाड़ी गांव था। यहाँ के जमींदार ठाकुर कमल नारायण थे, जिनके यहाँ लकड़ी के कारखाने और चाय बागान का बड़ा कारोबार था। उन्होंने यहाँ के लोगों को रोजगार दे रखा था। उनके फार्म में काम करने के लिए बाहर से भी लोग आते थे, लेकिन ना जाने क्यों वो किसी न किसी हादसे में मारे जाते थे। ऐसी घटनाएं पिछले कुछ सालों से बढ़ती ही जा रही थीं। सुबह का समय घने कोहरे से ढके पहाड़ों के बीच बसे देवगढ़ गांव में ठाकुर कमल नारायण की हवेली में काम करने वाले जोरावर और संतू बैठे बातें कर रहे हैं। जोरावर चिंतित होकर संतू से कहता है, यार संतू, पिछले कुछ सालों में हमारे गांव में अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ रही हैं। ठाकुर साहब के फार्म में काम करने वाले लोग किसी न किसी हादसे में मारे जा रहे हैं। संतू ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ यार, तुम्हारी बात सच है, लेकिन मुझे इन घटनाओं की वजह समझ नहीं आ रही है। जोरावर ने आवाज धीमी करते हुए कहा, कुछ लोग कहते हैं कि ठाकुर साहब की हवेली में कोई प्रेत आत्मा है, जिसे ठाकुर साहब के पिताजी ने गांव वालों की रक्षा के लिए कैद कर रखा है। मुझे तो लगता है हो ना हो वो प्रेत आत्मा कैद से बाहर आ चुकी है और वही लोगों को मार रहा है। संतू ने डरते हुए कहा, प्रेत? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? क्या तुम ठाकुर साहब को बदनाम करना चाहते हो? अगर ऐसा होता तो वो प्रेत ठाकुर साहब और उनकी बेटी को भला क्यों बख्शता? और तो और उनकी हवेली में काम करने वाला आज तक कोई क्यों नहीं मरा? ये सब बकवास बातें हैं। जोरावर संतू के कानों में फुसफुसाते हुए कहता है, मैं सच कह रहा हूँ। ठाकुर साहब की हवेली के नीचे बने तहखाने में एक शैतानी ताकत कैद है। तभी ठाकुर की हवेली में काम करने वाली महिला लता वहां आती है। लता ने संतू को देखकर कहा, संतू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? संतू लता को देखकर मुस्कुराता है। लता, मैं जोरावर से बातें कर रहा था। लता जोरावर को देखकर कहती है, जोरावर भाई, क्या आपने सुना? ठाकुर साहब के फार्म में एक और हादसा हो गया है। जोरावर और संतू एक साथ कहते हैं, क्या फिर से कोई मारा गया? लता ने गंभीरता से कहा, हाँ, एक मजदूर लकड़ी के लट्ठे के साथ पता नहीं कैसे मशीन की ओर खिंचता चला गया और वो भी उस लकड़ी के साथ ही कट गया। जोरावर और संतू एक दूसरे को देखते हैं। जोरावर फुसफुसाहट भरी आवाज में कहता है, यह सब बहुत अजीब है। मैं अभी भी कहता हूँ, ये सब उसी प्रेत का किया धरा है। संतू ने कहा, पिछले एक साल से ऐसी घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। हो ना हो इन सब के पीछे किसी न किसी आदमी का हाथ है। मैं इन बातों का पता लगा कर रहूंगा। यह कहते हुए संतू वहां से चला जाता है। रात का सन्नाटा था। चांद की रोशनी से नहाया हुआ ठाकुर कमल नारायण का घर शांति और कोहरे से ढका हुआ था। ठाकुर कमल नारायण घर के बरामदे में बैठे हुए थे। ठाकुर कमल नारायण खुद से कहते हैं, आज रात मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है। कितनी डरावनी है आज की रात। तभी अचानक पूरे घर में रात रानी के फूलों की महक फैलने लगती है। ठाकुर कमल नारायण हैरानी से, नहीं, आज नहीं, मैं आज किसी को नहीं मरने दूंगा। ये कहते हुए ठाकुर कमल नारायण उठते हैं और घर के अंदर जाते हैं। जैस्मीन के कमरे के बाहर ठाकुर साहब ने जोर जोर से दस्तक देनी शुरू की। बेटी जैस्मीन, दरवाजा खोलो। जैस्मीन, दरवाजा खोलो। मैं आज तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ठाकुर कमल नारायण जैस्मीन के कमरे का दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर जाते हैं, लेकिन जैस्मीन का कमरा खाली था। ठाकुर कमल नारायण ने एक बार फिर से जोर से आवाज लगाई, जैस्मीन। तभी उन्हें जैस्मीन की आवाज सुनाई देती है, पिताजी, मैं यहाँ हूँ। ठाकुर कमल नारायण आवाज की तरफ दौड़ते हैं। यह आवाज घर के बगीचे से आ रही थी। ठाकुर कमल नारायण बगीचे में दौड़कर जैस्मीन को पुकार रहे थे, जैस्मीन, जैस्मीन। लेकिन जैस्मीन वहां नहीं थी। ठाकुर कमल नारायण को कुछ अजीब सा दिखता है। वो हैरान होकर खुद से कहते हैं, ये क्या? उन्हें रात रानी का एक बहुत बड़ा फूल दिखाई देता है। वो कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? रात रानी का इतना बड़ा फूल कैसे हो सकता है?
वो उस फूल की ओर आगे बढ़ते हैं। फूल के पास पहुंचकर वो देखते हैं कि उसके अंदर जैस्मीन का चेहरा दिखाई देता है। जैस्मीन मुस्कुराते हुए कहती है, पिताजी, मैं यहाँ हूँ। उसके बाद जैस्मीन का चेहरा एक भयानक और डरावने रूप में बदल जाता है। जैस्मीन की आंखें किसी अंधेरी खाई की तरह काली हो चुकी थी। उसकी नाक से खून बह रहा था। उसके मुंह से बदबूदार झाग निकल रहा था। उसके झुर्रीदार चेहरे की चमक गल कर गिर रही थी। उसकी भयानक हंसी और उसके रूप ने ठाकुर कमल नारायण को पूरी तरह से डरा दिया था। ठाकुर कमल नारायण डर के मारे चिल्लाते हुए कहते हैं, नहीं, कौन है तू और मेरी बेटी को छोड़ क्यों नहीं देती? यह कहते हुए वो उसी बगीचे में बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद ठाकुर हताश होकर अपने घर के अंदर लौट आते हैं और अपने पिता की तस्वीर से बातें करते हुए कहते हैं, पिताजी, ये कौन सा श्राप है जिसने हमारे पूरे वंश को निगल लिया है? पहले आप ना जाने अचानक कहाँ चले गए, फिर मेरा छोटा भाई भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अब इस शैतान ने मेरी बेटी को भी अपने वश में कर लिया है। मैं कैसे अपनी बेटी को बचाऊं? मैं क्या करूं? यह कहते हुए वो तस्वीर के सामने रोने लगते हैं। बंगाल का पुलिस हेडक्वार्टर। इंस्पेक्टर अभय से पुलिस कमिश्नर वासु चटर्जी कहते हैं, देखो अभय, तुम मेरे सबसे फेवरेट कॉप हो। मैंने नोटिस किया है कि तुमने कई महीनों से नक्सलियों की कमर तोड़ने के जुनून में आराम तक नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेकर देवगढ़ जाओ। इंस्पेक्टर अभय ने कहा, देवगढ़? लेकिन क्यों सर? और मुझे आराम की कोई जरूरत नहीं है, मैं पूरी तरह फिट हूं। कमिश्नर चटर्जी ने कहा, देखो अभय, देवगढ़ टी स्टेट के ओनर ठाकुर कमल नारायण मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। उनके बहुत एहसान है मुझ पर। वो इन दिनों परेशानी से गुजर रहे हैं। उन्होंने मुझे चिट्ठी भेजी है और बताया है कि उनके फार्म में पिछले कुछ दिनों से बहुत ही अजीब